चलिए पार्ट थ्री में क्या है, निवारक अंतोष। तो अभी तक हम पार्ट सेकेंड में क्या है पढ़ रहे थे, विनिर्दिष्ट अंतोष के बारे में पढ़ रहे थे। और पार्ट थ्री किसके बारे में है, निवारक अंतोष। इसमें से 2 अध्याय हैं, अध्याय 7 और अध्याय 8। यानी जो पार्ट 3 है, जो भाग 3 है, इसमें क्या है, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। ठीक है ना। तो जो चैप्टर 7 है वो व्यादेश साधारणता के बारे में बात करता है। धारा 36 प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड, निवारक अंतोष कैसे अनुदत्त किया जाता है। तो धारा 36 में बताया गया है कि निवारक अंतोष कैसे अनुदत्त किया जाएगा। निवारक अंतोष न्यायालय के विवेकानुसार अस्थायी या शाश्वत व्यादेश द्वारा अनुदत्त किया जाएगा। तो यानी कि जो व्यादेश है, ठीक है ना, जो निवारक अंतोष है, प्रिवेंटिव रिलीफ है, वो कैसे अनुदत्त करेंगे, कैसे अनुदत्त किया जाएगा। जो न्यायालय है, न्यायालय के विवेकानुसार, तो अंडरलाइन कर लीजिए, न्यायालय के विवेकानुसार उसे ग्रांट करेंगे। और कैसे, किस तरीके से, या तो अस्थायी तरीके से, टेम्पररी तरीके से, ठीक है ना, या शाश्वत, ठीक है ना। तो न्यायालय जो रिलीफ देगा वो कैसे देगा, विवेकानुसार देगा। और अस्थायी आदेश के माध्यम से, व्यादेश के माध्यम से, या शाश्वत व्यादेश के माध्यम से क्या करेगा, अंतोष देगा। ठीक है ना। अगली धारा है धारा 37 अस्थायी और शाश्वत व्यादेश। तो यहाँ पे बताया गया कि अस्थायी व्यादेश क्या कहलाएगा और शाश्वत व्यादेश क्या कहलाएगा। तो धारा 1 में अस्थायी व्यादेश के संबंध में प्रावधान है, यानी धारा 37 की धारा 1 अस्थायी व्यादेश के संबंध में प्रावधान करती है। और धारा 37 की धारा 2 उसमें शाश्वत व्यादेश के बारे में उपबंध करती है कि शाश्वत व्यादेश क्या कहलाएगा। तो धारा 1 में देखेंगे, अस्थायी व्यादेश ऐसे होते हैं जिन्हें विनिर्दिष्ट समय तक, यानी कि कैसे आदेश होते हैं जो विनिर्दिष्ट समय तक के लिए होते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, जिन्हें विनिर्दिष्ट समय तक के लिए न्यायालय के अतिरिक्त आदेश तक बने रहना है, यानी स्पेसिफिक टाइम के लिए होते हैं। यानी जो अस्थायी आदेश होते हैं वो कैसे होते हैं, विनिर्दिष्ट समय के लिए, यानी कि एक प्रकार से कैसे निश्चित समय तक के लिए होते हैं। न्यायालय के अतिरिक्त आदेश तक बने रहते हैं, यानी कि जब तक न्यायालय का आगामी आदेश नहीं आ जाता है तब तक के लिए ऐसे आदेश रहेंगे। तथापि वाद के किसी भी प्रक्रम में अनुदत्त किए जा सकेंगे। और वो वाद के किसी, यानी वाद की कार्यवाही चल रही है, तो वाद की कार्यवाही किसी भी प्रक्रम किसी भी चरण में चल रही है, उस ऐसे चरण में न्यायालय क्या कर सकता है, ऐसे अस्थायी व्यादेश दे सकता है। और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा विनियमित होते हैं। और जो अस्थायी व्यादेश होते हैं किस विधि के द्वारा रेगुलेट होंगे, नियमित होंगे, सीपीसी के अनुसार, यानी कि जो, हाँ, तो सीपीसी के द्वारा अस्थायी व्यादेश जारी किए जाएंगे, उस पर प्रावधान लागू होंगे। ठीक है ना। अब देखेंगे उपधारा 2। उपधारा 2 में क्या है, शाश्वत व्यादेश के बारे में बताइए कि शाश्वत व्यादेश क्या कहलाएगा। शाश्वत व्यादेश वाद की सुनवाई पर और उसके गुणागुण के आधार पर की गई डिक्री द्वारा ही अनुदत्त किया जा सकता है। तो अंडरलाइन कर लीजिए, वाद की सुनवाई पर, यानी कि न्यायालय शाश्वत व्यादेश कब देगा, वाद की सुनवाई पर, यानी कि जब वाद को पूरी तरीके से सुन लेगा, सुनने के बाद उसके गुणागुण के आधार पे, यानी कि गुण अवगुण को देखकर, यानी न्यायालय में जो कार्यवाही चली है तो पक्षकारों के, वादी प्रतिवादी को सब उसको देखने के बाद ही, गुण अवगुण को देखने के बाद ही क्या करेगा, जो डिक्री के माध्यम से, डिक्री द्वारा, यानी कि जो शाश्वत व्यादेश कैसे प्रदान किया जाएगा, डिक्री द्वारा अनुगत किया जा सकता है। ठीक है ना। तद्वारा प्रतिवादी किसी अधिकार का ऐसा प्राख्यान या कोई ऐसा कार्य जो वादी के अधिकारों के प्रतिकूल हो न करने के लिए शाश्वत काल के लिए व्यादिष्ट कर दिया जाता है। और ऐसी डिक्री के माध्यम से जो प्रतिवादी है, प्रतिवादी को हमेशा के लिए शाश्वत काल के लिए मना कर दिया जाता है कि वो ऐसे वादी के अधिकारों का प्रत्याख्यान नहीं करेगा, ऐसा कोई ऐसे अधिकारों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेगा। यानी कि जो वादी के जो अधिकार हैं, तो वादी के अधिकारों का वो प्रख्यान नहीं करेगा कि अब प्रतिवादी आज से कभी भी ये नहीं बोलेगा कि वो वादी का वो अधिकार नहीं है, या वादी के जो अधिकार हैं उसके प्रतिकूल कार्य जिससे कि वादी के अधिकारों का उल्लंघन हो, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा। तो इस प्रकार से न करने का, यानी कि प्रतिवादी को रोक दिया जाता है शाश्वत व्यादेश के माध्यम से कि वो वादी के अधिकारों पर हस्तक्षेप
न करे, वादी के अधिकारों के प्रतिकूल कोई कार्य न करे। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। तो धारा 37 की धारा 1 में हमने देखा कि अस्थायी व्यादेश क्या होते हैं। तो अस्थायी व्यादेश एक ऐसे आदेश होते हैं जो एक निर्दिष्ट समय तक के लिए दिए जाते हैं, न्यायालय के अतिरिक्त आदेश तक बने रहते हैं, वाद के किसी भी प्रकरण में दे दिए जाते हैं और ये सीपीसी द्वारा विनियमित होते हैं। जबकि शाश्वत व्यादेश क्या होते हैं? शाश्वत व्यादेश हमेशा वाद की सुनवाई पर, यानी कि जब वाद की पूरी तरीके से सुनवाई हो जाएगी उसके बाद गुणागुण के आधार पर और डिक्री के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं, हमदर्द किए जाते हैं। और ये प्रतिवादी को ऐसे अधिकार से प्रत्याख्यान करने के लिए या वादी के जो अधिकार है उसके प्रतिकूल कार्य करने के लिए हमेशा के लिए शाश्वत काल के लिए क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। और जो शाश्वत व्यादेश है वो किसके माध्यम से दिए? शाश्वत व्यादेश के लिए कौन सी विधि लागू होगी? जैसे अस्थायी व्यादेश के लिए सीपीसी द्वारा विनियमित होते हैं, ठीक उसी तरीके से शाश्वत व्यादेश एसआरए के द्वारा विनियमित होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अलग से नोट करके लिख लीजिए कि अस्थायी व्यादेश सीपीसी द्वारा विनियमित होते हैं, जबकि शाश्वत व्यादेश एसआरए के द्वारा विनियमित होते हैं। चलिए आ जाइए चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 में शाश्वत व्यादेश के बारे में बताया गया है कि शाश्वत व्यादेश क्या रहेगा, क्या उससे के संबंध में विधियां होंगी। उपधारा 1 धारा 38 में बताया गया है शाश्वत व्यादेश कब अनुरक्त किया जाता है, यानी शाश्वत व्यादेश किन परिस्थितियों में जारी दिया जाएगा। देखिए अस्थायी व्यादेश हम सीपीसी में देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है कि हम अस्थायी व्यादेश इस प्रकार से अस्थायी व्यादेश देने के लिए क्या है, एक सिद्धांत है, क्या है, प्रथम दृष्टया व मामला, यानी कि जो प्रिंसिपल है कि प्रथम, यानी कि मामले को न्यायालय के समझ जैसे बात आया तो वो देखेगा, देखने मात्र से ही प्रतीत हो रहा कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है प्रथम दृष्टया मामला, यानी मामले को प्रथम दृष्टि में देखने से अगर प्रतीत होता है कि व्यादेश देना चाहिए तो वो न्यायालय दे देगा। ठीक है। दूसरा सिद्धांत है सुविधा का संतुलन। ठीक है ना, दूसरा सिद्धांत कौन सा है अस्थायी व्यादेश देने के लिए? सुविधा का संतुलन, यानी कि अगर हम नहीं देंगे तो क्या परिस्थितियां होंगी, या वादी के पक्ष में है या प्रतिवादी के पक्ष में है। तो अगर जिससे कि सुविधा बनी रहे, पक्षकारों को सुविधा बनी रहे, इसलिए अगर व्यादेश जारी करना जरूरी है तभी न्यायालय क्या करेगा, व्यादेश देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो दूसरा प्रिंसिपल क्या है अस्थायी व्यादेश जारी करने के लिए? सुविधा का संतुलन। और तीसरा प्रिंसिपल क्या है? अपूर्णीय क्षति, कि अगर न्यायालय अगर इस प्रकार से अगर अस्थायी व्यादेश जारी नहीं करता है तो वादी को कितनी क्षति हो सकती है? ऐसी क्षति तो नहीं होगी कि जिससे कि इसकी बाद में हम भरपाई भी न कर सकें। तो इसलिए न्यायालय क्या है, अस्थायी व्यादेश देने के लिए 3 प्रिंसिपल को फॉलो करता है। पहला है प्रथम दृष्टया मामला, दूसरा है सुविधा का संतुलन और तीसरा है अपूर्णीय क्षति। उसी तरीके से एसआरए में धारा 38 में बताया गया है कि शाश्वत व्यादेश न्यायालय कब जारी करेगा, किन चीजों को देखते हुए जारी करेगा। ठीक है ना, तो इसी के बारे में हम देखते हैं। उपधारा 1 इस अध्याय में अंतर्विष्ट या निर्दिष्ट अन्य उपबंधों के अध्ययन यह है कि शाश्वत व्यादेश वाद को उसके पक्ष में विद्यमान बाध्यता के, चाहे वह अव्यक्त हो या विवक्षित, भंग का निवारण करने के लिए अनुगत किया जा सकेगा। यानी कि जो शाश्वत व्यादेश वादी के अगर पक्ष में कोई विद्यमान बाध्यता है, यानी कि किसके पक्ष में है, वादी के पक्ष में है, और ऐसी चाहे अव्यक्त तरीके से हो सकती है और चाहे विवक्षित तरीके से, और ऐसी जो विद्यमान बाध्यता है यानी कि वादी के पक्ष में कोई बाध्यता है किसकी, प्रतिवादी की, तो ऐसी बाध्यता भंग न होने पाए, तो भंग का निवारण करने के लिए, यानी कि जो उसके वादी के अधिकार हैं उनका अधिकारों को उल्लंघन न होने पाए और प्रतिवादी के दायित्व हैं किसके प्रति, वादी के प्रति, तो वो अपने दायित्वों से मुकर न पाए, इसके लिए क्या किया जाता है, शाश्वत व्यादेश जारी किया जाता है। यानी कि ऐसे भंग का, जिससे कि भंग न होने पाए जो बाध्यता है, इसके लिए जारी किया जाएगा। उपधारा 2 जबकि ऐसी कोई बाध्यता समझा से उद्भूत होती हो तब न्यायालय अध्याय 2 में अंतर्विष्ट नियमों और बंधों द्वारा मार्गदर्शित होगा। यानी कि अगर ऐसी कोई बाध्यता है, यानी कि प्रतिवादी की कोई बाध्यता उत्पन्न हो रही है वादी के प्रति, तो
और वो ऐसी बाध्यता किससे उत्पन्न हो रही है, संविदा के माध्यम से। तो ऐसी बाध्यता जो है उस ऐसी बाध्यता भी भंग न होने पर इसके लिए भी क्या किया जाएगा, शाश्वत व्यादेश अनुदत्त किया जाएगा। उपधारा 3, जबकि प्रतिवादी वादी की संपत्ति के अधिकार या उपभोग पर आक्रमण करे या आक्रमण की धमकी दे, तब न्यायालय निम्नलिखित दशाओं में शाश्वत व्यादेश दे सकेगा। तो यहाँ पे उपधारा 3 क्या कहती है कि जहां पर प्रतिवादी क्या कर रहा है, वादी की संपत्ति के अधिकार को लेकर के या उपभोग को लेकर के, यानी कि प्रतिवादी क्या कर रहा है, वादी को उसके अधिकारों को उपयोग नहीं करने दे रहा है, या फिर जो उपभोग करने का अधिकार है वादी का उस पर वो क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, या फिर ऐसे अधिकार का या उपभोग करने के अधिकार का आक्रमण करने की कि हम उसे क्या है, वादी को ऐसे उसके अधिकारों से उसे यूज नहीं करने देंगे, इसकी धमकी दे रहा है, तब न्यायालय निम्नलिखित दशाओं में शाश्वत व्यादेश दे सके। तब इन परिस्थितियों में न्यायालय क्या कर सकता है, वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध शाश्वत व्यादेश दे सकता है। फर्स्ट क्लॉज है, जहां की प्रतिवादी वादी के लिए उस संपत्ति का न्यासी हो, यानी कि जहां पर जो प्रतिवादी है, प्रतिवादी क्या है, वादी के लिए न्यासी है, तब इस परिस्थिति में न्यायालय क्या कर सकता है, प्रतिवादी के विरुद्ध शाश्वत व्यादेश दे सकता है। बी क्लॉज है, जहां की उस वास्तविक नुकसान का जो उस आक्रमण द्वारा कारित है, जिसका उस आक्रमण द्वारा कारित होना संभाव्य है, अब निश्चित करने के लिए कोई मानक विद्यमान न हो, यानी कि अगर न्यायालय ने प्रतिवादी के विरुद्ध शाश्वत व्यादेश अगर नहीं दिया तो उससे जो प्रतिवादी जो आक्रमण कर रहा है, आक्रमण करने की धमकी दे रहा है, उससे जो भी नुकसान होगा उसका कोई मानक विद्यमान नहीं, यानी उसका मापन नहीं कर सकते, नुकसानी का मानक नहीं कर सकते हैं। तो इस परिस्थिति में भी न्यायालय क्या करेगा, अस्थायी व्यादेश जारी करेगा। सी क्लॉज है, जहां की वह आक्रमण ऐसा हो कि धन के रूप में प्रतिकर यथायुग संतोष न देता हो, यानी कि आक्रमण इस तरीके का है कि जहां पर अगर आक्रमण करेगा तो धन के तौर पर प्रतिकर नहीं हो सकता है, यानी कि उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते हैं। तब इस परिस्थिति में भी न्यायालय क्या करेगा, प्रतिवादी के विरुद्ध क्या करेगा और वादी के पक्ष में अस्थायी शाश्वत व्यादेश जारी करेगा। डी क्लॉज है, जहां की व्यादेश न्यायिक कार्रवाइयों की बहुल निवारित करने के लिए आवश्यक है, तो जहां पर न्यायालय को प्रतीत होता है कि अगर हम अगर वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध शाश्वत व्यादेश अगर जारी नहीं करेंगे तो कार्रवाइयों और भी कार्रवाइयां बढ़ेंगी, ठीक है ना, और भी मामले आएंगे, ठीक है ना। और लेकिन अगर हम अभी क्या कर देंगे, शाश्वत व्यादेश दे देंगे तो कार्रवाइयां और आने वाली जो कार्रवाइयां हैं वो बच जाएंगी और कार्रवाइयां संस्थित नहीं होंगी और वाद नहीं लाए जाएंगे पक्षकारों के द्वारा। तब इस परिस्थिति में न्यायालय क्या कर सकता है, शाश्वत व्यादेश जारी कर सकता है। इसके बाद देखेंगे अगली धारा 39 आज्ञापक व्यादेश, जबकि किसी बाध्यता के भंग का निवारण करने के लिए कतिपय ऐसे कार्यों का जिनका प्रवर्तन कराने को न्यायालय समर्थ है पालन विवश करना आवश्यक हो, तब न्यायालय परिवादित भंग को निवारित करने और अपेक्षित कार्यों का पालन विवश करने के लिए भी स्वविवेक से व्यादेश अनुदत्त कर सकेगा। यानी कि जहां पर जो पक्षकारों के बीच में क्या है, ऐसी संविधाओं का पालन कराना है या जो आदेश दिए गए हैं उन आदेशों को भंग से बचाने के लिए या जो जिसके कर्तव्य है वो भंग न करने पाए उनको व्यवस्था से, यानी कि एक प्रकार से व्यवस्था करके ऐसे नियमों को लागू कराना, ऐसे पालन कराना अगर आवश्यक है तो वहां पर न्यायालय क्या कर सकता है, आज्ञापक व्यादेश जारी कर सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा आज्ञापक व्यादेश के बारे में देखा कि जहां पर क्या है, जो ऐसी बाध्यता है, जो ऑब्लिगेशन है वो भंग ना होने पाए और उसकी जो सामने वाले की जो बाध्यता है, प्रतिवादी की जो बाध्यता है उसको क्या है लागू कराने के लिए, उसके वचनों का पालन कराने के लिए क्या किया जा सकता है, आज्ञापक व्यादेश जारी किया जा सकता है। आगे आएंगे, अगली धारा है धारा 40 व्यादेश के स्थान पर या उसके अतिरिक्त नुकसानी। तो यहाँ पे धारा 40 में प्रावधान किया गया है कि व्यादेश के स्थान पर या उसके अतिरिक्त नुकसानी, यानी कि व्यादेश, जहां पर व्यादेश की मांग की गई है तो व्यादेश के स्थान पर नुकसानी भी दिलाई जा सकती है, या फिर व्यादेश की मांग की गई है, व्यादेश के साथ साथ ही क्या किया जा सकता है, नुकसानी भी दिलाई जा सकती है। रीड करते हैं उपधारा 1, धारा 40 की उपधारा 1,
धारा 38 के अधीन शाश्वत व्यादेश के या धारा 39 के अधीन आज्ञापक व्यादेश के वाद में वादी ऐसे व्यादेश के अतिरिक्त या स्थान पर नुकसानी का दावा कर सकेगा और न्यायालय यदि ठीक समझे तो ऐसी नुकसानी दिला सकेगा। तो यहाँ पर कौन कौन से आदेशों के लिए बात की गई है कि केवल शाश्वत व्यादेश और आज्ञापक व्यादेश, अस्थायी व्यादेश की दिशा में नुकसानी नहीं दिलाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर उदाहरण 1 में क्या बताया गया है कि जब वादी ने क्या है किसके लिए वाद लेकर के आया है, शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने के लिए या आज्ञापक व्यादेश प्राप्त करने के लिए वाद लेकर के आया है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, शाश्वत व्यादेश के साथ साथ या आज्ञापक व्यादेश के साथ साथ नुकसानी भी दिला सकता है। धारा 2, इस धारा के अधीन नुकसानी का कोई अंतोष तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि वादी ने अपने वाद पत्र में ऐसे अंतोष का दावा न किया हो। लेकिन यहाँ पर जब तक वादी क्या है ऐसे शाश्वत व्यादेश के लिए जब तक वाद लाया तो शाश्वत व्यादेश में जब तक उसने अंतोष की मांग नहीं की है, यानी व्यादेश के साथ साथ उसने अंतोष की मांग नहीं की है, तब तक न्यायालय शाश्वत व्यादेश के अलावा नुकसानी नहीं दिलाएगा। या आज्ञापक व्यादेश के लिए वाद लाया उसमें नुकसानी का जिक्र नहीं किया है तो नुकसानी नहीं दिलाई जाएगी। यानी कि वादी को अपने वाद पत्र में चाहे अस्थायी व्यादेश प्राप्त करने के लिए वाद पत्र लाया हो या शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने के लिए वाद लाया हो तो उसमें नुकसानी की भी मांग होनी चाहिए, या आज्ञापक व्यादेश प्राप्त करने के लिए वाद लाया हो तो उसमें आज्ञापक व्यादेश के साथ साथ नुकसानी भी प्राप्त करने का वाद पत्र में जिक्र होना चाहिए, तभी न्यायालय क्या करेगा, ऐसे व्यादेश के साथ साथ नुकसानी दिलाएगा। परंतु जहां की वाद पत्र में ऐसी किसी भी नुकसानी का दावा न किया गया हो वहां न्यायालय कार्यवाही की किसी भी प्रक्रम में, इसलिए कि वादी ऐसे दावों को वाद पत्र में अंतर्गत कर सके, वाद पत्र का संशोधन करने के लिए ऐसे निबंधनों पर अनुज्ञा देगा जैसे न्याय संगत हो। लेकिन अगर वादी ऐसे आज्ञापक व्यादेश या शाश्वत व्यादेश के लिए वाद लेकर के आया है, उसमें अंतोष का जिक्र नहीं किया है, तो न्यायालय कुछ निबंधनों के साथ साथ अनुमति दे सकता है कि वादी क्या करे, अपने ऐसे अस्थायी व्यादेश के वाद पत्र में या आज्ञापक व्यादेश के वाद पत्र में क्या करे, संशोधन करे और अंतोष की मांग कर सकता है। धारा 3, धारा 40 की धारा 3, वादी के पक्ष में विद्यमान बाध्यता के भंग को निवारित करने के बाद की खारिजी ऐसे भंग के लिए नुकसानी का वाद लाने के लिए उसके अधिकार को वर्जित करेगी। यानी कि यहाँ पे धारा 40 की धारा 3 में बता दिया गया कि वादी क्या है कि वादी के पक्ष में जो बाध्यता है उसके लिए, यानी वादी के पक्ष में बाध्यता उसके भंग को निवारण करने के लिए न्यायालय में वादी वाद लेकर के आया और वादी का वाद क्या है, खारिज हो गया, तब उस कंडीशन में वादी क्या है, नुकसानी प्राप्त करने के लिए भी वाद नहीं ला सकता। यानी अब नुकसानी प्राप्त, अगर उसका वाद ही बाध्यता ही अप्लाई नहीं करा सकता तो नुकसानी भी वो प्राप्त नहीं कर सकता। समझ में आ रही चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 41, व्यादेश कब नामंजूर किया जाता है। यानी कि अब यहाँ पे धारा 41 में बताया गया है कि जो हम व्यादेश की मांग करने के लिए वाद ला रहे थे वो व्यादेश किन दशाओं में नामंजूर कर दिया जाए, यानी न्यायालय व्यादेश देने से मना कर देगा या व्यादेश नहीं देगा, तो कौन कौन सी दशाएं हो सकते हैं। तो इसके संबंध में जो SRA है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है, उसकी धारा 41 में जिक्र किया गया है, प्रावधान किया गया है कि वो कौन कौन सी दशाएं हैं जहां पर व्यादेश नहीं दिया जाएगा, यानी व्यादेश का आवेदन नामंजूर कर देंगे। तो पहला क्लॉज है, किसी व्यक्ति को किसी ऐसी न्यायिक कार्यवाही के अभियोजन से अवरुद्ध करने को जो ऐसे वाद की जिसमें व्यादेश शिक्षित है संसित किए जाने के समय लंबित हो, जब तक कि ऐसा अवरोध कार्यवाहियों की बाहुल्य निवारित करने के लिए आवश्यक न हो। तो अंडरलाइन कर लीजिए, न्यायिक कार्यवाहियों के अभियोजन से अवरुद्ध करने के लिए है, यानी कि आप न्यायालय में व्यादेश जो मांग रहे हैं वो न्यायालय कार्यवाही को अवरुद्ध करने के लिए, यानी किसी व्यक्ति के पक्ष में कि वो आपके विरुद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही क्या है संसिद्ध ना करे, तो इसको रोकने के लिए आप व्यादेश ले रहे हैं, तो ऐसा व्यादेश का आपका आवेदन क्या कर दिया जाएगा, नामंजूर कर दिया जाएगा। बी क्लॉज देखेंगे, किसी व्यक्ति को ऐसे न्यायालय में जो उस न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है जिससे व्यादेश शिक्षित है किसी कार्यवाही को संस्थित या अभियोजित करने से अवरुद्ध करने के लिए, ठीक है ना। तो यानी कि न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित करने अवरुद्ध करने यानी रोकने के लिए अगर आप व्यादेश मांग रहे हैं तो ऐसी कार्यवाही
को रोकने के लिए अगर जो व्यादेश ले रहे हैं न्यायालय में, न्यायालय ऐसे आपके वाद पत्र को क्या कर देगा, नामंजूर कर देगा। सी क्लॉज में देखेंगे किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय के समक्ष विधायी निकाय के समक्ष आवेदन करने से अवरुद्ध करने को, तो विधायी निकाय के समक्ष आवेदन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यानी कि आप न्यायालय में जा रहे हैं और किसी व्यक्ति को रोकने के लिए कि वो विधायी निकाय के समक्ष आपके खिलाफ कोई आवेदन ना करे, तो इस चीज के लिए अगर व्यादेश की मांग कर रहे हैं तो आपकी व्यादेश की वाद पत्र को न्यायालय नामंजूर कर देगा। डी क्लॉज में देखेंगे किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में कोई कार्रवाई संस्थित या आयोजित करने से अवरुद्ध करने को, आप जा रहे हो कि कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध कोई मुकदमा ना करे, आपराधिक कार्रवाई संस्थित ना करे या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई ना चलाए, इस चीज के लिए क्या कर रहे हैं, आप व्यादेश लेने जा रहे हैं तो आपकी व्यादेश के वाद पत्र को न्यायालय नामंजूर कर देगा। ई क्लॉज में आ जाइए, ऐसी संविदा का भंग निवारित करने को जिसका विनिश्चय पालन प्रवृत्ति नहीं है। अब ऐसी संविदा आपने की है जिसका क्या है, आप विनिश्चय पालन नहीं करा सकते हैं, तो ऐसे पालन को रोकने के लिए, ठीक है ना, क्या नहीं करा सकते हैं, व्यादेश नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। यानी संविदा को भंग निवारित करने, यानी ऐसी संविदा को भंग करने को कि सामने वाला पक्षकार संविदा, यानी ऐसी संविदा जो क्या है, जिसका पालन नहीं करा सकते हैं, जिसका विनिश्चय जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते हैं, तो उसके लिए सामने वाला पक्षकार क्या ना करे, संविदा को भंग ना करे, इसके लिए आप क्या है, व्यादेश लेने जा रहे हैं, तो ऐसे आपके व्यादेश का आवेदन को क्या कर दिया जाएगा, नामंजूर कर दिया जाएगा। अगला क्लॉज है एफ क्लॉज देखेंगे। एफ क्लॉज में क्या है, किसी ऐसे कार्य की न्यूसेंस के आधार पर निवारित करने को जिसके संबंध में यह युक्ति तौर पर स्पष्ट ना हो कि वह न्यूसेंस हो जाएगा। यानी कि आप इस आधार पे कि वो क्या है, वो कार्य न्यूसेंस हो जाएगा, बाद में अभी न्यूसेंस नहीं है लेकिन न्यूसेंस हो जाएगा, इस आधार पे अगर आप न्यायालय में जा रहे हैं, वाद पत्र लेने जा रहे हैं कि व्यादेश के लिए, तो ऐसे आपके वाद पत्र को क्या कर दिया जाएगा, नामंजूर कर दिया जाएगा। जी क्लॉज है, जी क्लॉज में किसी ऐसे चालू रहने वाले भंग को निवारित करने को जिसमें वादी उपमत हो गया है, यानी कि सामने वाला पक्षकार क्या है, संविदा के पालन को भंग कर रहा है और आप उससे सहमत हो गए कि ठीक है आप अपने वचन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वादी सहमत हो गए और सहमत होने के बाद भी आप क्या कर रहे हैं, न्यायालय में जा रहे हैं और व्यादेश लेने कि सामने वाला ऐसे अपने वचन को भंग ना करे, तो तब इस कंडीशन में ऐसे आपको क्या है, व्यादेश के आवेदन को आपको नामंजूर कर दिया जाएगा। अगला है एच क्लॉज। एच क्लॉज में क्या है, जबकि समानता प्रभावकारी अंतोष कार्यवाही के किसी अन्य प्रायिक ढंग द्वारा निश्चय पूर्वक अभिप्राप्त किया जा सकता हो सिवाय न्यासभंग की दशा के, ठीक है ना। यानी कि जब आप अन्य तरीके से अंतोष प्राप्त कर सकते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या है, व्यादेश का जो आवेदन लगाएंगे उस व्यादेश के आवेदन को नामंजूर कर दिया जाएगा। अगला क्लॉज है एच ए। यदि उससे किसी अवसंरचना परियोजना की प्रगति या पूरा होने में अड़चन आती है, विलंब होता है कि अथवा उससे संबंधित सुसंगत संविदा के सतत व्यवस्था में या ऐसी परियोजना की विषय वस्तु होने के कारण सेवाओं में हस्तक्षेप होता है, यानी कि जो अवसंरचना परियोजना, जो प्रोजेक्ट या जो लोक निर्माण के लोक कल्याण के विकास के लिए जो कार्य चल रहे हैं, अवसंरचना परियोजना चल रही हैं, तो उनको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं, व्यादेश ला रहे हैं। तो ऐसे व्यादेश अगर ला रहे हैं तो ऐसे व्यादेश लाने का जो आपका वाद पत्र है, आवेदन है, उसे नामंजूर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे, अगला क्लॉज है आई। आई क्लॉज में क्या है, जबकि वादी या उसके अभिकर्ताओं का आचरण ऐसा रहा हो कि उसे न्यायालय की मदद पाने के लिए निरस्त कर दे। यानी कि आपने क्या है, जो वादी है वही क्या है, उसका आचरण इस तरीके का है कि न्यायालय को उसे क्या है, उसके पक्ष में कोई निर्णय नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। तो इस परिस्थिति में अगर ऐसा वादी अगर क्या है, व्यादेश प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है तो उसके आवेदन को नामंजूर कर दिया जाएगा। अगला क्लॉज है जे क्लॉज। जबकि वादी का उस मामले में कोई व्यक्तिगत हित ना हो, यानी कि वादी का ही, यानी जो वादी जो व्यादेश प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहा है उसका कोई पर्सनली कोई हित नहीं, फिर भी वो क्या कर रहा है, वाद पत्र लेकर आ रहा है, तो ऐसे आवेदन को नामंजूर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने दशाएं देखी, ए से लेकर के जे तक की क्लॉज में बताया गया है कि किन किन दशाओं में व्यादेश नहीं दिया जाएगा, यानी न्यायालय व्यादेश जारी नहीं करेगा। अगली धारा है धारा 42, नकारात्मक करार के पालन का व्यादेश, यानी कि इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट, तो जो नेगेटिव एग्रीमेंट कराया गया था उसके पालन के व्यादेश के बारे में है।
धारा 41 सॉरी धारा 42 धारा 41 के खंड ई में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ की किसी समुदाय में किसी निश्चित कार्य को करने का सकारात्मक करार और उसी के साथ किसी निश्चित कार्य को न करने का व्यक्ति या विवक्षित नकारात्मक करार समाविष्ट हो, वहाँ यह परिस्थिति की न्यायालय सकारात्मक करार का विनिष्ठा पालन विवश करने में समर्थ है। न्यायालय को सकारात्मक करार पालन का व्यादेश अनुदान करने से प्रभावित नहीं करेगी। यानी कहने का आशय यह है कि जहाँ पर पक्षकारों के बीच में क्या है, एक प्रकार से सकारात्मक, पक्षकारों के बीच में क्या है, सकारात्मक करार भी है और नकारात्मक करार भी किया गया है। ठीक है ना। तो सकारात्मक करार यानी कि जो पक्षकारों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट में उस संविदा में दोनों चीजें हैं, यानी सकारात्मक करार भी है और नकारात्मक करार भी है। तो न्यायालय ने क्या किया है, अगर सकारात्मक करार जो है जिस संविदा को लेकर के है, जिस संविदा को लेकर के सकारात्मक करार उसका पालन न्यायालय क्या है, उसका विनिष्ठ पालन कराने के लिए समर्थ है। यानी सकारात्मक करार का विनिष्ठ पालन न्यायालय नहीं करा सकता, लेकिन नकारात्मक करार का पालन करा सकते हैं। तब उस कंडीशन में न्यायालय क्या करेगा, केवल नकारात्मक करार के पालन करने के लिए क्या कर देगा, व्यादेश दे देगा। ठीक है ना। बात समझ में आ गई। यानी कि ऐसी शब्द जहाँ सकारात्मक करार का पालन नहीं कराया जा सकता लेकिन नकारात्मक कराया जा सकता है, तो न्यायालय नकारात्मक करार के पालन के लिए व्यादेश जारी कर देगा। ठीक है। परंतु यह तब जबकि वादी संज्ञा के पालन में जब तक कि वो उसके लिए आबद्ध करे असफल रहा हो। ठीक है ना। जब क्या है, संज्ञा के पालन में जब वादी क्या है, असफल रहा, यानी कि वो सफल नहीं रहा है, तब उस कंडीशन में वादी अगर वाद लेके आएगा कि सकारात्मक करार का पालन संभव नहीं है और नकारात्मक करार का पालन संभव है, तो न्यायालय को लगेगा तो नकारात्मक करार के पालन के लिए भी आदेश जारी कर देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, धारा 42 में क्या है, न्यायालय सकारात्मक करार का विनिर्दिष्टता पालन विवश करने में असमर्थ है। न्यायालय को नकारात्मक करार के पालन का व्यादेश अनुदत्त करने से पालन का व्यादेश अनुदत्त करने से नहीं रोकेगी। ठीक है ना। यानी कि अगर जहां पर सकारात्मक कारक का पालन अगर न्यायालय नहीं करा सकती है, समर्थ है, तो जरूरी नहीं कि अब नकारात्मक पालन के लिए व्यादेश जारी नहीं कर सकता कोर्ट, ऐसा नहीं समझा जाए। यानी कि नकारात्मक करार के पालन के लिए न्यायालय पे क्या कर सकती है, व्यादेश जारी कर सकती है। और इसी के साथ ही हमारा ये SRA कंप्लीट होता है। ठीक है ना।